क्या आपको पता है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मैंने भी जब तक इस वीडियो के लिए रिसर्च की शुरुआत नहीं की थी, तब तक मुझे पता नहीं चला था कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन, मतलब कि मैं कंफर्म नहीं थी कि अगर कोई मुझसे अचानक से पूछ देता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो शायद मैं नहीं बता पाती। लेकिन जब मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर रिसर्च की शुरुआत की, तब मुझे पता चला कि राजीव कुमार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो कंडक्ट किया जाएगा। आज का जो यह वीडियो है वो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का जो यह वीडियो है ये एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में है जिसने इलेक्शन कमीशन को एक सरकार की पिछलग्गू संस्था से अलग हटकर उसकी एक अलग पहचान बनाए, उसको इतना पावरफुल बना दिया कि बच्चा बच्चा उस ब्यूरोक्रेट्स का नाम जानने लगा। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स था वो आज भी उतना ही पॉपुलर है, जबकि आज उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो आज से 34 वर्ष पहले इस पद पर नियुक्त किए गए थे। फिर भी आज भी अगर कोई भी व्यक्ति जो भी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, उनको पता होगा कि इनका नाम क्या है। और हो सकता है आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं पता चला है तो चलिए सस्पेंस को ख़त्म करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आज के वीडियो में किनके बारे में बात कर रही हूँ। आज के जो वीडियो के हमारे पात्र हैं, जो हीरो हैं, वो हैं टी.एन. शेषन। आज के इस वीडियो में हम टी.एन. शेषन के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में, और किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल बना दिया कि वह अगर वो शायद नहीं होते तो आज भी इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार का एक पिछलग्गू संस्था के रूप में ही होता, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बातें तो बहुत दूर की बात होती। तो चलिए जानते हैं कि टी.एन. शेषन ने किस तरीके से इस संस्था को इतना पावरफुल बना दिया। टी.एन. शेषन 1955 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, और उन्होंने वहाँ पे अलग अलग पदों पे रहकर उन्होंने वहाँ पे भी एक अलग तरीके का काम किया। और उनसे जुड़े हुए जहाँ भी वो जिस डिपार्टमेंट में भी उन्होंने काम किया, उस डिपार्टमेंट में अपनी एक छाप छोड़कर वहाँ से निकले, और उससे जुड़े बड़े ही दिलचस्प किस्से आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप उनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो उनके ऊपर बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं, चाहे वो शेख अब्दुल्ला के संदर्भ में हो, चाहे वो जब मद्रास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो हेड थे उसके बारे में हो। शेख अब्दुल्ला के जब उनको नज़रबंद किया गया था वहाँ पे, तो फिर वो जो भी चिट्ठियाँ वो लिखते थे तो वो वहाँ के, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो टी.एन. शेषन पहले उन चिट्ठियों को पढ़ते थे तभी वो आगे बढ़ता था। तो शेख अब्दुल्ला इससे बहुत परेशान होते थे, और फिर एक दिन उन्होंने बोला कि मुझे एक चिट्ठी लिखनी है, तो टी.एन. शेषन बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी और लिफाफे के ऊपर पता लिखा एस. राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब भी तुम मेरी चिट्ठी पढ़ना चाहोगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल पढ़ूंगा, इस पर क्या पता लिखा हुआ है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चिट्ठी को पढ़ना मेरी ड्यूटी है, और मैं वही काम करता हूँ जो लॉ के अनुसार मेरी जो जिम्मेदारी है उसको मैं करता हूँ, चाहे वो किसी भी पद के व्यक्ति के लिए हो। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है टी.एन. शेषन के बारे में। दूसरा जो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा इनके बारे में है कि जब वो मद्रास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड थे, तो एक दिन एक बस ड्राइवर ने उनको पूछा कि आपको क्या बस चलाना आता है? अगर जब तक आपको बस चलाना नहीं आता, बस के बारे में आपको कुछ पता नहीं है कि वो उसके इंजन किस तरीके से वर्क करते हैं, तब तक आप हमारे दर्द को कैसे समझ सकते हैं? ये बात उनके दिल पे लग गई, और उन्होंने ना सिर्फ बस चलाना सीखा बल्कि वर्कशॉप में जाकर उन्होंने काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग ली। और फिर उन्होंने एक बार बताया था कि मैं बस के सारे कलपुर्जे को निकाल कर दोबारा से उसको लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से वो जिस भी काम में वो जाते थे उसकी पूरी की पूरी जो उसकी तह तक वो घुस जाते थे, ताकि उस डिपार्टमेंट में वो अपना 100% दे सके। तो ये इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स थे टी.एन. शेषन, और इनके बारे में और भी बहुत सारे दिलचस्प कहानी और किस्से हैं। जब वो राजीव गांधी के टाइम में, जब केंद्र की सरकार में इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया, क्योंकि जब पहले उनको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो राजीव गांधी उनको फिर से लेके आए इंटरनल सिक्योरिटी में, और प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और एक बार ऐसा हुआ कि वो जब राजीव गांधी बिस्किट खा रहे थे तो उनके हाथ से उन्होंने बिस्किट छीन लिया और बोला कि
प्रधानमंत्री किसी भी चीज़ को इस तरीके से बिना टेस्टिंग के प्रधानमंत्री कोई भी सामान नहीं खा सकता है। वो इतने स्ट्रिक्ट थे अपने जॉब को लेकर। फिर राजीव गांधी उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, जो कि आईएएस, जो किसी भी आईएएस के लिए वो सबसे गवर्नमेंट में सबसे सर्वोच्च पद होता है। फिर वो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया राजीव गांधी के टाइम में। फिर उसके बाद उनको योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। फिर उसके बाद 1989 में सरकार इलेक्शन होता है, उसमें राजीव गांधी हार जाते हैं और फिर दूसरी सरकार बनती है, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर बीपी सिंह के हटने के बाद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। यहीं से शुरू होती है टीएन शेषन का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उनके कामकाज की शुरुआत। दिसंबर 1990 का वर्ष था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति की बात की गई थी। मतलब कि उस वक्त वह पद खाली हुआ तो एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी थी। और सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि हार्वर्ड में, क्योंकि आईएएस जब उन्होंने क्लियर किया था टीएन शेषन ने, तो उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली थी 1960 के दशक में। जब वो हार्वर्ड में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे तो सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ पे उनके प्रोफेसर हुआ करते थे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी उनकी उम्र में उनसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके वो प्रोफेसर थे और वहाँ पे उन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो लॉ मिनिस्टर बने थे। और जब बात हुई कि अब अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, तो उन्होंने टीएन शेषन का नाम सुझाया। फिर इन्हीं के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो टीएन शेषन से जाके बात करें और उनको इस पद पे को स्वीकार करने के लिए मनाएं। टीएन शेषन से मिलने गए सुब्रमण्यम स्वामी, मगर वो थोड़ी सी दुविधा में थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी डिपार्टमेंट में जाएं जहाँ पे सरकार की इतनी ज़्यादा चलती है और सरकार उन्हें अपने एक पिछलग्गू की तरह उसका इस्तेमाल करता है। तो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो राजीव गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी में थे, तो उन्होंने देखा था कि उस दौरान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी हालत क्या थी। फिर उन्होंने, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने काफ़ी उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी होगी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पद को स्वीकार करूँगा या नहीं। स्वामी के जाने के बाद टीएन शेषन ने राजीव गांधी को फ़ोन किया और बोला कि मुझे आपसे मिलना है और मैं अभी अर्जेंट मिलना चाहता हूँ। राजीव गांधी उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो टीएन शेषन उनके घर पे पहुँचे। फिर उन्होंने उनसे बताया कि इस तरीके से उनके पास एक ऑफ़र आया है। तो राजीव गांधी बोले कि हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपको बनना चाहिए। और राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने इस पद के लिए हामी भर दी। और जब टीएन शेषन राजीव गांधी के घर से निकल के जा रहे होते, एक बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पे वाकया है कि जब टीएन शेषन राजीव गांधी के घर से मतलब वापस आ रहे होते हैं, तो राजीव गांधी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो दाढ़ी वाला उस दिन को पछताएगा, उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें इस पद के लिए ऑफ़र दिया है। तो यहाँ पे दाढ़ी वाले का मतलब था चंद्रशेखर के बारे में उन्होंने, कि वो पछताएगा उस दिन को, उस पल को जब उसने तुमको इस पद के लिए ऑफ़र दिया है। क्योंकि राजीव गांधी टीएन शेषन की उनकी जो एक कार्यशैली थी उससे वो बहुत अच्छी तरह बेहतर मतलब उनको जानते थे। फिर टीएन शेषन दिसंबर 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि संविधान में इस संस्था को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से उसको जाना और परखा। और फिर उन्होंने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाला और वो ऑर्डर था, मैं उनकी उस ऑर्डर को पढ़ती हूँ और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि टीएन शेषन की कार्यशैली क्या थी। उन्होंने ऑर्डर दिया, नो ब्राइबिंग और इंटिमिडेटिंग वोटर्स, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्वर ड्यूरिंग द इलेक्शंस, no use of official machinery for campaigning, no appealing to voters' caste or communal feeling, no use of religious places, ये बहुत important है, no use of religious places for campaigns and no use of loud speaker without prior written permission। अब आप इन ऑर्डर्स को तीन बार सुनिए। और आज की जो कैंपेनिंग हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, जो इस तरह की कैंपेनिंग करते हैं,
और उस कैंपेनिंग के दौरान चुनाव आयोग, आज का चुनाव आयोग का क्या मतलब क्या कदम उठाते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता है, उसको आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि उस टीएन शेषन ने मतलब इलेक्शन कमीशन को क्या बनाया था और आज वो इलेक्शन कमीशन क्या बन गया है। तो इस तरीके से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते ही अपना एक झंडा उन्होंने गाड़ दिया कि काम तो होगा रूल्स और रेगुलेशन के ही हिसाब से, और उन्होंने नए नए कानून बनाए, नए नए नियमों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से करवाया जा सके। क्योंकि उस वक्त जो था वो मनी एंड मसल्स का जो प्रभाव था इलेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उस वक्त बैलेट बॉक्स से इलेक्शन हुआ करता था और जिसकी वजह से काफ़ी लूट मतलब गोलियां चलती थी। जो गुंडे मतलब पॉलिटिकल पार्टी अपने हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने गुंडे पाल के रखता था, जो कि जाके वहाँ बूथ लूट लेता था। एक ही आदमी 10-10 वोट डालता था। तो इस तरह की जितनी भी तरह की धांधलियाँ हो सकती थी वो धांधलियाँ होती थी उस वक्त के इलेक्शन में। तो टीएन शेषन एज ए ब्यूरोक्रेट्स वो इन सब चीज़ों को वो देख रहे थे और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि किस तरीके से इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराया जाए और सरकार के चंगुल से किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए। यहाँ पे एक और बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है कि पहले जो उनसे पहले जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे उनके लेटर हेड पे या फिर जो भी उनके जो उनसे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज थे उसमें होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं एक इंडिपेंडेंट मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन उसके जो फंक्शन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इसलिए मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखूँगा। अब उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया जो कि ऑलरेडी जो इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि संविधान के किन किन अनुच्छेदों में मतलब 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारों के बारे में उसमें पूरा का पूरा वर्णन किया गया कि इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से काम करना है। हालांकि उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी नियम संविधान में नहीं बनाया गया था, क्योंकि उन लोग वहाँ पे ये चीज़ लिखा गया था कि पार्लियामेंट जो है इससे रिलेटेड नियम बनाएगा, जो कि पिछले साल 2023 में इससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया, लेकिन जो बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही बेकार कानून है, जिसने इलेक्शन कमीशन की जो बची खुची मतलब एक बची खुची एक मतलब ये था कि हाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो सकता है, जो एक साख थी उसको भी उस कानून की वजह से वो भी दांव पे लग गया है। तो उस संविधान के तहत उन्होंने बहुत सारे नियमों को उन्होंने बनाया ताकि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाया जा सके और उसे मनी एंड मसल्स का जो पावर था उसको ख़त्म किया जा सके। तो सबसे पहले उन्होंने ये नियम बनाया कि जो भी कैंडिडेट होगा लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव का, अपना एक फिक्स उन्होंने अमाउंट रखा कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो एक्सपेंडिचर अमाउंट था वो उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के लिए फिक्स कर दिया। और हर एक कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी था कि आपको अपने चुनाव में जितने भी खर्चे आप करते हैं उन सब का हिसाब किताब आपको देना है। और बहुत सारी मतलब हज़ारों की संख्या में करीब ऐसा हुआ था कि हज़ारों की संख्या में जो कैंडिडेट थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उस दौरान इलेक्शन के बाद, क्योंकि उन्होंने अपना सही जो उनका एक्सपेंडिचर था उसका सही से बिल उन्होंने पेश नहीं किया था। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है और आपको सारा हिसाब किताब रखना है और सारा हिसाब किताब आपको इलेक्शन कमीशन को देना है। उसके बाद उन्होंने यह नियम बनाया कि एक इलेक्शन कमिश्नर तो हैं, इसके अलावा स्टेट के आईएएस ऑफिसर को भी उन्होंने एक ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया और बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पे आईएएस ऑफिसर को ऑब्जर्वर बनाकर उन्होंने भेजा ताकि इलेक्शन में कहीं पे भी कोई धांधली ना हो पाए। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट किसी भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान नहीं करेगा, यह नियम भी उन्होंने बनाया। उसके बाद लिक्विड मतलब शराब के ऊपर मतलब इलेक्शन से कुछ दिन 4-5 दिन पहले से ही शराब की जो बिक्री थी उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी ताकि कोई भी कैंडिडेट इसका इस्तेमाल करके वोटर को प्रभावित करने की कोशिश ना करे। फिर अगर कोई कैंडिडेट कास्ट या रिलीजन या फिर किसी भी कम्युनिटी या इस तरह की किसी भी भाषा का इस्तेमाल अपने कैंपेनिंग में करता है तो फिर उसे
डिसक्वालीफाई कर दिया जाता था, या फिर इसके बाद अगर जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के उसके बाद लागू हो जाता है, इलेक्शन की जैसी इलेक्शन की तारीख की घोषणा होती है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर कहीं भी कोई भी चूक करता है तो तुरंत उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता था। कहीं से भी कोई भी शिकायत आती थी किसी भी इलेक्शन में, तुरंत वहाँ के जो चुनाव को रद्द कर दिया जाता था या फिर पोस्टपोन कर दिया जाता था। और उन्होंने कई नेताओं से इस क्रम में पंगा लिया, और जिसकी वजह से बहुत सारे नेता जो थे उस वक्त इनके बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे। नरसिम्हा राव के सरकार के मंत्री थे सीताराम केसरी और बलराम भगत, और इसके अलावा कल्पनाथ राय, इन सब के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। और नरसिम्हा राव को बोला बिहेवियर जो था वो सही नहीं था, तो आप इनको मंत्री पद से हटाइए। तो इस तरीके के आने लगे कि क्या वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल हो गया कि अपने आप को गवर्नमेंट से ऊपर मानने लगा है। सबसे हद तो तब हो गई जब उन्होंने 1993 में उन्होंने सरकार को बोला कि आप, क्योंकि पहले एक पर्ची दी जाती थी, पर्ची के आधार पे ही कोई भी जाकर वोट डालता था, तो एक ही व्यक्ति जो है वो 10-10 वोट डालता था। हालांकि उंगलियों पे वो स्याही लगती थी, लेकिन उसका भी अपना एक ट्रिक होता था कि स्याही मिटा लेते थे, या फिर मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका बिठा लेते थे, और एक एक व्यक्ति 10-10 मतलब 10-10 बार जाकर वोट डालता था। तो चेन सेशन ने एक नियम बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक मतदाता पहचान पत्र का एक सुझाव दिया सरकार को कि आप जितने भी मतदाता हैं उनके लिए एक पहचान पत्र बनाइए, और उसके ऊपर उनकी तस्वीर होगी, और उसके बाद ही अगला चुनाव करवाया जाएगा। तो सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास कोई बजट नहीं है, इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर जब तक मतदाता पहचान पत्र नहीं बनेगा तब तक अगला कोई चुनाव नहीं होगा। और उस वक्त कई स्टेट के चुनाव होने थे और लोकसभा के उपचुनाव होने थे, और सारी चुनाव को उन्होंने कैंसिल कर दिया कि जब तक पहचान पत्र नहीं बनेगा तब तक कोई चुनाव होगा ही नहीं। और अंत में हारकर सरकार को मतदाता पहचान पत्र बनाना पड़ा, और उसके बाद ही अगला चुनाव जो है वो कंडक्ट किया गया, और इसकी वजह से काफ़ी लेट भी हो गया था चुनाव में। 1993 के एक इलेक्शन का काफ़ी एक दिलचस्प बातें हमें रिसर्च के दौरान पता चली कि उस वक्त के एक सारे ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने बोला कि अगर कहीं पे कुछ गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और आप इलेक्शन कमीशन के प्रति जिम्मेदार हैं। आपकी जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो इलेक्शन कमीशन के प्रति होनी चाहिए, ना कि सरकार के ऊपर, और कहीं पे कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक ब्यूरोक्रेट्स ने बोला था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया पर निर्भर कर रहे हैं जो बिल्कुल ही दया विहीन है, मतलब जिसके अंदर कोई भी दया नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर हम मतलब ऐसे इंसान के अंदर हम काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्योंकि यूपी बिहार में काफ़ी गुंडागर्दी होता था, और मतलब जो भी इस तरह के लोग थे उनका पॉलिटिक्स में काफ़ी इस्तेमाल होता था, तो उन्होंने अपराधियों को कहा कि या तो तुम अग्रिम जमानत ले लो, या फिर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करके जेल चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो हम तो तुम्हें अंदर करने ही वाले हैं। तो इस तरह का आदेश वो दिया करते थे, और उनकी जो ये कार्यशैली थी वो नेताओं को पसंद नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जो कि काफ़ी एक प्रसिद्ध लाइन है उन टी.एन. शेषन के बारे में, कि आई ईट पॉलिटिशियन इन द ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ता में पॉलिटिशियंस को खाता हूँ। तो बहुत ही सख्त व्यक्ति थे, और उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप इस तरीके से डिक्टेटर की तरह काम क्यों करते हैं, एक पत्रकार ने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला मैं वही करता हूँ जो कि मेरे अधिकार, जो कि नियम है, जो लॉ है, मैं उसको सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है तो आप लॉ को बदल दीजिए, जब तक ये लॉ रहेगा तब तक मैं ऐसे ही काम करूँगा। और मामला इतना ज़्यादा, पॉलिटिशियंस उस वक्त भयभीत हो गए थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खौफ इतना ज़्यादा था कि पॉलिटिशियंस काफ़ी डरे रहते थे, और इलेक्शन में मतलब पता नहीं किस पॉलिटिशियन को किस गलती के लिए उनका चुनाव जो है रद्द हो जाए, या फिर चुनाव की तारीखें बढ़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब नरसिम्हा राव के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि आप संसद में इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन उसको नरसिम्हा राव सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पब्लिक में टी.एन. शेषन की जो पब्लिक से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, पब्लिक उन्हें काफ़ी प्रेज कर रही थी कि ऐसा कोई नेता आया जिसने वोट, मतलब इलेक्शन सिस्टम में जितनी भी कचरे थे, जितने भी वो कमियां थी, उसको दूर कर दिया। तो पब्लिक का उन्हें काफ़ी सपोर्ट था, जिसकी वजह से सरकार भी
उनको हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि लगा ठीक है हम इसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन और संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर हो, तो उनके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर को मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन को नियुक्त कर दिया गया, और जिसकी वजह से ताकि उनके जो पावर है वो 1/3 रह जाए। और इस तरीके से उनके पावर को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को बखूबी वो करते रहे, और इस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बहुत ही पावरफुल संस्था के रूप में डेवलप किया, और जिसका आगे भी जो कायम रहा अगले मतलब करीब 10 से 15-20 वर्षों तक इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी इंडिपेंडेंटली वर्क किया। लेकिन बाद में पिछले कुछ वर्षों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर से काफ़ी उंगलियां उठने लगी हैं, और ये इलेक्शन कमीशन की जो एक साख जो टीएन सेशन ने बनाई थी और जिसे आगे के सीईसी ने भी उसको कायम रखा था, वह कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर है। अब बहुत सारे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम भी दिया था जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जिसे सरकार ने पलट दिया एक कानून बनाकर, फिर से पीआईएल डाला गया है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन इतना ज़रूर है, अंत में ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई एक व्यक्ति चाहे तो हमारे संविधान में हर एक संस्थाओं को इतनी स्वतंत्रता तो दी गई है कि वो एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो पूरे के पूरे सिस्टम को हिला सकता है, जैसे टीएन सेशन ने किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और चुनावी मुद्दों से जुड़े हुए, चुनावी बातों से जुड़ी हुई, इतिहासों से जुड़ी हुई बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको आने वाले समय में सुनने को मिलेंगी, और उस पर अलग अलग वीडियो में बनाती रहूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।